स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने राष्ट्रपति से संबंधित विषय को चुना था अपनी कक्षा में। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति की अब शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो विधायी शक्तियों में दो प्रकार की शक्तियों को लिया गया था। एक वीटो शक्ति में हम लोग पढ़े थे वीटो शक्ति में हम लोग पढ़े थे अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। और जो दूसरे प्रकार की शक्ति थी वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स थी, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आज हम पिछली कक्षा में यानी कल हम लोग पढ़े थे वहाँ तक आपका जो अत्यंतिक वीटो है उसके बारे में कि किस किस बिंदुओं पर जो राष्ट्रपति होता है अपनी अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। उसमें हम लोग देखे थे कि किसी प्राइवेट मंत्री के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस पर इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक कंडीशन और दो तीन कंडीशन थी, जिसमें एक अगली कंडीशन ये थी कि अगर किसी मंत्रिपरिषद ने किसी विधेयक का प्रस्ताव पारित कर दिया हो लेकिन वो मंत्रिपरिषद भंग हो गई हो और नई मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को न पारित करने हेतु राष्ट्रपति से विनती की हो, उनसे अपना सुझाव दिया हो, कहा हो। ठीक इस प्रकार का पढ़े। आज हम पढ़ेंगे निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो और पावर ऑफ मेकिंग पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कपूरवाद क्या था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर क्या आया और ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति जारी कर सकता है किसी विषय पर अपनी, उसको एक समझ देखेंगे, उसको विस्तृत देखेंगे। आइए देखते हैं। अत्यंतिक वीटो की हम लोग बात कर चुके हैं, अब निलंबनकारी वीटो की बात करते हैं। ये संसद द्वारा पारित विधेयक को कुछ समय तक कानून बनने से रोकने की प्रक्रिया है। निलंबन, जैसा कि इसके नाम के अर्थ से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को कुछ समय तक रोकने के लिए यह प्रक्रिया है कि यह कुछ समय तक कानून बनने से इसको रोका जाए। राष्ट्रपति इसमें उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। क्या करेगा भाई, कैसे रोकेगा राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो निलंबनकारी वीटो होता है, जो संसद द्वारा पारित विधेयक होता है, उसको कुछ दिनों तक या कुछ देर तक या कुछ समय तक कानून बनने से रोकने के लिए इस वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को संसद के सदन में भेजेगा। क्यों? उस पर पुनर्विचार के लिए। ठीक है। साधारण बहुमत से दोबारा संसद द्वारा पारित करने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, वापस भेजता है। लेकिन जब साधारण बहुमत के द्वारा संसद से वह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मतलब निलंबनकारी वीटो के माध्यम से किसी विधेयक को राष्ट्रपति केवल कुछ ही दिनों तक या कुछ ही समय तक रोक सकता है। अगला जो हमारा पॉकेट वीटो था, अभी तक एक बार केवल पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है। ज्ञानी जैल सिंह जो वर्तमान उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे 1986 में, उन्होंने जो आया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में ये अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। ये बार बार पूछा जाता है। हमारी वीडियोस को कृपया अंत तक देखते रहें। पॉकेट वीटो, संविधान राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं करता है। मतलब राष्ट्रपति ये नहीं है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति कब तक दे किसी विधेयक को। ठीक है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित समय तक रोक सकता है। इस पॉकेट वीटो का एकमात्र प्रयोग 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह जी द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में किया गया था। पूछता है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग अभी तक कब किया गया है, उस समय कौन राष्ट्रपति थे और बिल क्या था। तो तीन प्रश्न इसमें आते हैं। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी थे, उन्होंने किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल अमेंडमेंट पे। ठीक है। अब देखेंगे
कि जो वीटो की तीनों शक्तियां है, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, किस पर लागू नहीं होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर किसी प्रकार के वीटो की शक्ति उपलब्ध नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर किसी प्रकार के वीटो की शक्ति उपलब्ध नहीं है। पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को किस प्रकार की वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है? तो संविधान राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं कराता है संविधान संशोधन के विधेयक के मसलों पर। 24वें संविधान संशोधन CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। हम लोग निलंबनकारी वीटो पर है। निलंबनकारी वीटो से तात्पर्य हमारे उस वीटो अधिकार से है, उस वीटो पावर से है जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को कुछ समय तक कानून बनने से रोक सकता है। वो भी कब तक रोक सकता है? उसको उस विधेयक को सदन में भेजता है पुनर्विचार करने के लिए, और अगर अपने साधारण बहुमत से उस सदन द्वारा उस विधेयक को पुनः भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वैसे पॉकेट वीटो क्या है? जैसे संविधान में राष्ट्रपति को ये निश्चित नहीं किया गया है कि किसी विधेयक पर कितने दिन के अंदर अनुमति देनी है, अर्थात राष्ट्रपति, इसका दूसरा पक्ष ये होगा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति अनिश्चित समय तक के लिए रोक सकता है अनुमति देने से, ठीक है। इस पॉकेट वीटो का एकमात्र प्रयोग वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति को अब इसका अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? भारत के राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर किसी प्रकार की वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं है। 1971 में 24वें संविधान संशोधन विधेयक में ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। जो दूसरी लेजिस्लेटिव पावर थी प्रेसिडेंट की, उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की बात करेंगे। इस विषय पर हम राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में व्याख्यात है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2017 में इसके बाद क्या आया, कपूरवाद क्या था और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन सबको पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में एक समीक्षात्मक रूप से देखते हैं। एक समीक्षा, भारतीय संविधान में ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति मानी जाती है। पहले पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। कुछ अप्रत्याशित और अपरिहार्य कारणों से विधायन का यह विकल्प अनुच्छेद 123, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को। राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल किस अनुच्छेद द्वारा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में राज्यपाल को यह शक्ति उपलब्ध है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस पर निलंबित मर्यादाएं लागू होती है, इस पर निम्नलिखित मर्यादाएं लागू होती है। क्या क्या मर्यादाएं हैं? ये तभी लागू हो सकता है, ये तभी जारी हो सकता है। जारी कौन? ये मतलब अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब एक या दोनों सदन सत्र में ना हो, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, इसमें से एक या दोनों क्या हो, सत्र में ना हो। अध्यादेश दूसरा प्रमुख इसका जो मर्यादा है ये है कि यह तभी जारी हो सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात पर पूर्णतया संतुष्ट हो कि कुछ आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और उस पर विधायन आवश्यक है। ठीक। दूसरा, यह तभी जारी हो सकता है जब राष्ट्रपति को या राज्यपाल को इस बात पर पूर्णतया संतुष्ट हो कि कुछ आपात परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई है जिस पर विधायन करना आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के कपूरवाद में, ये बार बार पूछा जाता है कि 1970 के कपूरवाद किससे संबंधित हैं, तो 1970 का कपूरवाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के कपूरवाद में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की परिस्थितियों को अगर दुर्भावनापूर्ण होने पर न्यायिक पुनर्विलोकन में शामिल किया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति की
या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को न्यायिक पुनर्वलोकन में शामिल किया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो न्यायिक पुनर्वलोकन में शामिल हो सकती है। ऐसा 70वें संविधान 1970 के कपूरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। लेकिन मामला ये होता है कि उसके 5 साल बाद 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन से इसे बाहर कर दिया गया। लेकिन अंततः 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे निरस्त किया गया। मतलब जो कपूरवाद का फैसला था वह अभी भी सुरक्षित है और सर्वमान्य है। एक बार इसे देखते हैं। यह तभी जारी हो सकता है, अध्यादेश जब जारी हो सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात पर पूर्णतया संतुष्ट हो कि कुछ आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और उस पर विधायन आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के कपूरवाद में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की परिस्थितियों को दुर्भावनापूर्ण होने के आधार पर या होने पर न्यायिक पुनर्वलोकन में शामिल किया जा सकता है। ये कपूरवाद का में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। लेकिन संसद द्वारा 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो राष्ट्रपति को दुर्भावना के आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन में शामिल किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे निरस्त किया गया। अर्थात अब की स्थिति ये है कि अगर राष्ट्रपति की संतुष्टि की परिस्थितियों को दुर्भावनापूर्ण होने के आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन में शामिल किया जा सकता है। अगला जो हमारा है इसके विषय में, अध्यादेश उस प्रत्येक विषय पर निर्मित हो सकता है जिस पर संसद कानून बनाने की शक्ति रखता है। मतलब अध्यादेश संसद जिस चीज़ पर अपना कानून बनाएगा उस पर अध्यादेश जारी हो सकता है। अध्यादेश किसी संसदीय कानून को निरस्त करने, उसे पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने, नया कर अधिरोपित करने के लिए भी पूर्णतः सक्षम है। अर्थात अध्यादेश संसदीय कानून को निरस्त करने के लिए भी लागू हो सकता है, अध्यादेश पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने के लिए भी लागू हो सकता है और अध्यादेश जो होगा वो नया कर अधिरोपित करने के लिए भी पूर्णतः सक्षम है। आइए एक बार इसे फिर देखते हैं। जो निलंबनकारी वीटो है ये संसद द्वारा पारित विधेयक को कुछ समय तक कानून बनने से रोकने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति इसमें उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। साधारण बहुमत से दोबारा संसद द्वारा पारित करने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है उसको संसद किस बहुमत द्वारा उसको पारित कर देती है। तो किस बहुमत द्वारा पारित करना आवश्यक होता है? तो साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा। ठीक। पॉकेट वीटो क्या होता है? संविधान राष्ट्रपति पर अपनी अनुमति देने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं करता है। ऐसे में राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित समय तक रोक सकता है। इस पॉकेट वीटो का एकमात्र प्रयोग 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जयललिता सिंह जी द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में हुआ। अब अपवाद स्वरूप क्या है कि कहाँ कहाँ ये नहीं लगेगा। भारत के राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर किसी प्रकार के वीटो की शक्ति उपलब्ध नहीं है और 1971 के 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, अनुच्छेद 123 द्वारा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया 2017 में, कपूरवाद किससे संबंधित है, उसके बाद इसका क्या लिमिटेशन है। तो एक समीक्षा, भारतीय संविधान में ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति मानी जा सकती है। ये मेंस के पर्पस से आप लोगों को और प्री के पर्पस से दिखाया जा रहा है और एक कहानी रूप में इसलिए दिया जा रहा है, एक पैराग्राफ रूप में, कि ताकि ये आराम से याद हो सके। हम देने के लिए अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति। ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपका थोड़ा तो नोट बनाने में जो समय लगता होगा थोड़ा सा तो कम हो सकता था वन लाइनर टाइप का देने में, लेकिन एक समझ विकसित और कहीं अगर आपको मेंस की परीक्षा में लिखने को आए या किसी को बताने को आए तो आप एक पैराग्राफ के रूप में इसे फ्रेम कर सकते हैं। इसको देखते हुए या इस पर एक समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। तो अध्यादेश की एक समीक्षा देखते हैं। भारतीय संविधान में ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति मानी जा सकती है। कुछ अप्रत्याशित और अपरिहार्य कारणों से
विधायन का यह विकल्प 123 अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को उपलब्ध है। इस पर निलंबित मर्यादाएं लागू होती है। ये तभी जारी हो सकता है जब एक या दोनों सदन सत्र में न हो। वह यह तभी जारी हो सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल इस बात पर पूर्णतया संतुष्ट हो कि कुछ आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और उस पर विधायन आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के कपूरवाद में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की परिस्थितियों को दुर्भावनापूर्ण होने के आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे न्यायिक पुनर्वलोकन से बाहर किया गया। पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे निरस्त किया गया। अध्यादेश उस प्रत्येक विषय पर निर्मित हो सकता है जिस पर संसद कानून बनाने की शक्ति रखता है। अध्यादेश किसी संसदीय कानून को निरस्त करने, उसे पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने, नया कर अधिरोपित करने के लिए भी पूर्णतः सक्षम है। अब आइए इसके आगे देखते हैं। शक्ति है जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में न्यायिक शक्ति के में इसको सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति की हम लोग विधायी शक्ति पढ़े, विधायी शक्ति में वीटो पावर पढ़े। वीटो पावर में 3 प्रकार के वीटोज़ की बात किए, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। उसके बाद हम लोग पढ़े राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123, उस पर कपूरवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1970 में जो फैसला दिया गया था वो। उसके बाद 38वां संविधान संशोधन में उस पर क्या विचार हुआ। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा उस पर क्या हुआ, उसकी क्या लिमिटेशंस थी, इसके बारे में भी पढ़े। अब हम राष्ट्रपति की अगली शक्ति न्यायिक शक्ति जिसमें क्षमादान की शक्ति है उसको पढ़ेंगे। क्षमादान में राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति है। उसके पास एक क्षमा लघुकरण कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है या क्षमा कर सकता है। ठीक, अब देखिए ये किसके मतलब किस प्रकार के दोषियों को इस प्रकार के अधिकार के तहत वो इसमें कुछ छूट दे सकता है। आइए उसको विस्तृत देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, अनुच्छेद 72 न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है एवं जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश, उन सभी मामलों के में सिद्ध दोष ठहराए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति उसे प्राप्त है। मतलब ये अधिकार कहाँ तक है विस्तारित, सैन्य न्यायालय और जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, एवं उसमें जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश, उन सभी मामलों में सिद्ध दोष ठहराए गए। मतलब मृत्यु के दोषी या सभी मामलों में जो सिद्ध दोष ठहरा दिए गए हैं न्यायालय द्वारा, वैसे व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार, दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। क्षमा, क्षमा से तात्पर्य क्या है, पार्डन। इसमें दोषी को सभी प्रकार की निहरताओं से मुक्त कर दिया जाता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है और व्यक्ति क्या कर सकता है, सामान्य जीवन जी सकता है। सामान्य जीवन में वह व्यक्ति आ जा सकता है। लघुकरण, इसमें क्या होता है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। जैसे मान लीजिए कि सश्रम कारावास है तो उसको कम करके कठोर कारावास हो जाएगा। तीसरे प्रकार का है परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। मान लीजिए कि 20 वर्ष की सज़ा मिली है, किसकी, कारावास, 20 वर्ष की सज़ा कारावास। ठीक, तो उसको कम करके क्या कर दिया जाएगा, 10 वर्ष। ठीक, ये हो गया आपका परिहार। विराम क्या होता है, किसी दोषी को मूल रूप में दी गई किसी सज़ा को किसी विशेष परिस्थिति में लागू करना। जैसे कोई स्त्री है, वो गर्भ धारण की है और उस समय वो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी करार दी जाती है, तो राष्ट्रपति विराम शक्ति का प्रयोग करके, क्षमादान की शक्ति में विराम की शक्ति का प्रयोग करके उस विशेष परिस्थिति
में उस दी गई मूल सज़ा को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, मतलब उसको रोक सकता है। अब अगला हमारा है और अंतिम, प्रविलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। मतलब कोई दंड दे दिया गया है, मृत्युदंड, तो उस पर अस्थायी रोक लगा दिया गया है। जैसे 4 तारीख को किसी को मृत्युदंड की सज़ा देनी है तो उसको अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है, तिथि नहीं घोषित की जाएगी कि कब उसे दंड दिया जाएगा। नोट, इसमें क्या है, जो राज्यपाल को भी इस प्रकार की शक्तियाँ मिली है क्षमादान की, लेकिन राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के बाबत कोई शक्ति नहीं प्राप्त है और राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रपति की को निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। अनुच्छेद 121(1) क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद के सामने संघ सरकार का बजट रखवाता है। वहीं अनुच्छेद 267 के तहत 267 के तहत आकस्मिक निधि उसके अधीन होती है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति से ही आकस्मिक निधि से धन निकालने का प्रावधान है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों होता है भाई, केंद्र राज्य संबंधों में वित्त के बंटवारे से संबंधित जितने कार्य होते हैं उन कार्यकलापों को करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति की अगली शक्ति आती है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति में हम देखेंगे राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति अपने देश के अलावा, अपने देश का तो प्रतिनिधि है ही, प्रथम पुरुष है ही, प्रथम व्यक्ति है ही, दूसरे देश में जब जाता है तो वहाँ का अपने देश का वहाँ पे क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकारता है। राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशी राजनयिक के जो प्रतिनिधि आते हैं उनके प्रमाण पत्रों का स्वीकरण कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। जितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ ये समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। अभी बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ है, भूमि से संबंधित अंतर्स्थापित समझौता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे, राष्ट्रपति के ही नाम से होंगे। राफेल की जितनी जो भी डील समझौते होंगे सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। उसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ थी, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, जिसके बारे में हम अपनी पिछली कक्षा में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। राष्ट्रीय आपात उपबंध नाम से एक बहुत अच्छी और सभी विषयों को समाहित करते हुए समीक्षात्मक और ऑब्जेक्टिव दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से ये कक्षाएं की जा चुकी हैं। आइए इसको एक बार और देखते हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत इसको लिया गया है। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय, जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, एवं जिनमें दंडादेश, मृत्युदंडादेश, उन सभी मामलों में सिद्ध दोष ठहराए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार, दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। क्षमा, इसमें दोषी को सभी प्रकार की निर्हरताओं से मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना होता है। परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना होता है। विराम, किसी दोषी व्यक्ति को मूल रूप में दी गई किसी सज़ा को किसी विशेष परिस्थिति में लागू करना होता है। प्रविलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है। राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के बाबत कोई शक्ति नहीं प्राप्त है और साथ ही राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, अर्थात उस पर क्षमा नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 121(1) के तहत राष्ट्रपति संसद के सामने संघ सरकार का बजट रखवाता है। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि उसके अधीन होती है और वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कूटनीतिक शक्तियों में राष्ट्रपति अन्य देशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकारता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते आदि राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार थी। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति आपात लिखा गया है, ये राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात आदि पढ़ चुके हैं। अब हम आगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेंगे। आप हमारी वीडियोस को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा में लिख कर दें। वो हमारे लिए जो आगे वीडियोस बनाई जाती है अध्ययन सामग्री, उसमें उसके हिसाब से संशोधन किया जाता है। आप लोग हमें हमेशा कमेंट दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।